नमस्कार। 6 फरवरी 2008 की सुबह पटना में कुछ खास अलग नहीं थी। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चल रहा था। गलियों में चाय की भाप उठ रही थी, सरकारी दफ्तरों में फाइलें खुल रही थी और आम लोगों की तरह किशुनदेव राय भी अपने जीवन के एक फैसले पर दस्तखत करने जा रहे थे। कागज पर स्याही गिरी और 3375 वर्ग फीट की जमीन महज 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी के नाम दर्ज हो गई। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही दस्तखत आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति, न्यायपालिका और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को एक लंबी कहानी सौंप देंगे। जमीन की कीमत इलाके और समय के हिसाब से बेहद कम थी। सरकारी सर्किल रेट कुछ और कहता था, बाजार कुछ और, लेकिन कागजों पर सब कुछ वैध दिख रहा था। रजिस्ट्री हो चुकी थी, रकम दर्ज थी और मामला यहीं खत्म मान लिया गया। मगर इसी साल कुछ और भी हुआ। किशुनदेव राय के परिवार के 3 सदस्य राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी पा गए। न कोई बड़ा इम्तिहान, न किसी लंबी प्रक्रिया की चर्चा, सब कुछ जैसे अचानक और तेजी से घटा। यहीं से ये कहानी आकार लेने लगी। ये कहानी किसी एक जमीन, किसी एक नौकरी या किसी एक परिवार तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसके धागे बिहार से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे, रेलवे के अलग अलग जोन से होते हुए सत्ता के गलियारों में दाखिल हुए। और इस कहानी का केंद्र वही समय था जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। वही दौर जब भारतीय रेलवे में बड़े पैमाने पर ग्रुप डी की भर्तियां हुई और उन्हीं वर्षों में बिहार के कुछ इलाकों में जमीनों के मालिक बदले। सीबीआई की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर तब पड़ी जब अलग अलग मामलों में एक अजीब समानता दिखने लगी। नौकरी पाने वाले लोग, उनके परिजन और जमीनों के सौदे, कहीं जमीन सीधे राबड़ी देवी के नाम, कहीं बेटी मीशा भारती के नाम, कहीं कंपनियों के जरिए और कहीं गिफ्ट डीड के सहारे। धीरे धीरे यह तस्वीर साफ होने लगी। ये सिर्फ व्यक्तिगत लेन देन नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित पैटर्न है। मई 2022 में सीबीआई ने इस पैटर्न को औपचारिक नाम दिया, लैंड फॉर जॉब स्कैम। नौकरी के बदले जमीन। जांच एजेंसी के मुताबिक रेलवे में नियुक्ति के बदले लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से अधिक जमीन बेहद कम कीमत पर हासिल की। कागजों में कुल भुगतान करीब 26 लाख रुपए दिखाया गया, जबकि उसी समय के सर्किल रेट के अनुसार इन जमीनों की कीमत लगभग 4.39 करोड़ रुपए थी और बाजार भाव इससे भी कहीं ज्यादा बताया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकतर मामलों में भुगतान नगद बताया गया। नगद जो कागजों में सीमित दिखता है, मगर वास्तविकता में उसकी परतें अक्सर गहरी होती है। जिन जमीनों की रजिस्ट्री हुई वे सर्किल रेट पर दर्ज थी, जबकि वास्तविक सौदे की कीमत इससे कई गुना अधिक मानी जा रही थी। सीबीआई का कहना रहा कि जमीनों की कीमत जानबूझकर कम दिखाई गई ताकि कागजी लेन देन वैध लगे। इस कहानी में एक और पहलू था, भर्ती प्रक्रिया। जांच में सामने आया कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, उनमें से कई मामलों में कोई विज्ञापन जारी ही नहीं किया गया था। आवेदन आए और कुछ ही दिनों में नियुक्ति के आदेश निकल गए, कहीं 3 दिन में, कहीं उससे भी कम समय में। भारतीय रेलवे जैसी विशाल संस्था में जहां आमतौर पर प्रक्रियाएं लंबी और जटिल होती हैं, वहां ये तेजी सवालों से भरी दिखी। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर रेलवे के ये जोन इस कहानी के अहम पड़ाव बने। कहीं बिना पूरे पते के नियुक्ति पत्र जारी हुए, कहीं दस्तावेजों की जांच अधूरी रही। सीबीआई और बाद में ईडी ने इसे असामान्य जल्दबाजी बताया। उनके मुताबिक यह जल्दबाजी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ी, वैसे वैसे जमीन और नौकरी के बीच की कड़ियां और स्पष्ट होती चली गई। फरवरी 2008 में महुआ बाग के संजय राय ने भी 3375 वर्ग फीट जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी के नाम कर दी थी। इसके बाद परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई। नवंबर 2007 में पटना की किरण देवी ने
80,905 वर्ग मीटर जमीन सिर्फ 3,70,000 रुपए में मीसा भारती को बेच दी और 2008 में उनके बेटे को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी मिल गई। कुछ मामलों में जमीन पहले किसी कंपनी के नाम की गई और बाद में उस कंपनी की मालिकाना संरचना बदल गई। हजारी राय ने फरवरी 2007 में अपनी जमीन एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची। बाद में इसी कंपनी के अधिकार राबड़ी देवी और मीसा भारती के हाथों में आ गए। राबड़ी देवी ने कंपनी के शेयर खरीदे और डायरेक्टर बन गई। नौकरी और जमीन की कड़ी यहां भी उसी पैटर्न पर फिट बैठती दिखी। कहीं नौकरी पहले मिली और जमीन बाद में ट्रांसफर हुई। लाल बाबू राय के बेटे को 2006 में नौकरी मिली और 2015 में जमीन राबड़ी देवी के नाम हो गई। कहीं जमीन गिफ्ट के रूप में दी गई जिसकी कीमत उस समय लाखों में थी। ब्रजनंदन राय की जमीन पहले खरीदी गई और बाद में गिफ्ट डीड के जरिए हेमा यादव को दे दी गई। सीबीआई के मुताबिक उस वक्त उस जमीन की कीमत करीब 62 लाख रुपए थी। इन सबके बीच एक और तथ्य सामने आया। कुछ मामलों में जिनके नाम पर जमीन ट्रांसफर हुई वे उस समय नाबालिग थे। चार्जशीट में सीबीआई ने उल्लेख किया कि 2005 में रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले 2 जमीनें मात्र 5700 रुपए में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम कर दी गई जब वे नाबालिग थे। ये विवरण जांच एजेंसी के दस्तावेजों में दर्ज हुआ है। मई 2022 में सीबीआई ने इस मामले को लेकर बड़ा कदम उठाया। पटना, दिल्ली और अन्य जगहों पर लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और उनके करीबियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अलमारियां खुली, फाइलें खंगाली गई, दस्तावेज जब्त हुए। अगस्त 2022 में एक बार फिर छापे पड़े। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये छापे इस कहानी के अलग अलग अध्यायों को जोड़ने के लिए थे। चार्जशीट दाखिल हुई, नाम सामने आए। कुल मिलाकर 41 लोगों को आरोपी बनाया गया है इस पूरे मामले में। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और नौकरी पाने वाले कई उम्मीदवार शामिल हुए हैं। आरोप यह था कि यह सब एक संगठित तरीके से किया गया है ताकि सत्ता और पद का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए हो सके। समय बीतता गया, लालू यादव की सेहत पर भी चर्चा होने लगी। वे बीमार बताए गए, इलाज चला, राजनीति अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही, लेकिन अदालत की फाइलें बंद नहीं हुई। आखिरकार दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वो दिन आया जब इस पूरे मामले में आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत लेन देन का नहीं है बल्कि एक आपराधिक साजिश का संकेत देता है। अदालत ने यह टिप्पणी भी की है कि लालू परिवार ने एक गिरोह की तरह काम किया है। यह टिप्पणी अपने आप में इस पूरी कहानी का सबसे गंभीर मोड़ देती है। अदालत की भाषा संयमित होती है मगर शब्द आपराधिक गिरोह इस्तेमाल होता है तो उसका वजन बहुत भारी होता है। आज ये कहानी अदालत के पन्नों में दर्ज है। इसमें जमीन के खसरा नंबर हैं, नौकरी के नियुक्ति पत्र हैं, बैंक और नगद भुगतान के विवरण हैं, गिफ्ट डीड और कंपनी के शेयरों के दस्तावेज हैं और इनमें उन लोगों की जिंदगियां भी हैं जिन्होंने नौकरी पाई और उन परिवारों की भी जिनकी जमीनें चली गई। इसमें सत्ता, सिस्टम और साधारण नागरिक के बीच का रिश्ता भी झलकता है। यह कहानी किसी एक दिन, एक दस्तखत या एक आदेश से शुरू नहीं हुई। यह धीरे धीरे बनी, सालों में फैली और अब अदालत के कटघरे में खड़ी है। आने वाले वक्त में इस पर क्या फैसला होगा यह न्यायिक प्रक्रिया तय करेगा। फिलहाल यह कथा भारतीय राजनीति और प्रशासन के उस अध्याय का दस्तावेज बन चुकी है जहां नौकरी और जमीन के बीच का सौदा जांच की रोशनी में आया और देश ने देखा कि कागजों पर दर्ज साधारण लेन देन किस तरह एक बड़े घोटाले की शक्ल ले सकता है। आगे की अपडेटों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।